हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस सेक्शन में हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का सेक्शन, जिसमें कि हम लोग आज बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ज्योग्राफी का, इसमें बहुत सारे पहलू हैं जिसको कि हम सभी को जानना चाहिए। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को हम लोग तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हमारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज मतलब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो एक्टिविटीज को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हो गया प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरा हो गया सेकेंडरी एक्टिविटीज, और तीसरा हो गया टर्सरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटी में वैसे चीज होते हैं कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, जो हमारा प्राकृतिक संसाधन, उसको हम लोग डायरेक्ट रिकवर करते हैं, डायरेक्ट उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं पृथ्वी के किसी सोर्स से। इसका एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं फार्मिंग हो गया, खेती हो गया। अब खेती क्या होगा कि नेचर में हम लोग इसको धान को उगाते हैं, फसल उगाते हैं, और उसके बाद में उसको कट करते हैं। तो ये हमारे पास ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। हम लोग पृथ्वी पे डायरेक्ट धान को रोपे और फिर उसको काट दिए। ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। उसी तरह से फिशिंग हो गया, मछली पालन। मछली के लिए क्या है, एक तालाब है, उसमें बीज डालें, मछली पाला, उसके बाद उसको निकाल लेते हैं। और तीसरा हो गया माइनिंग। माइनिंग हो गया कि ये नेचुरल रिसोर्स है, पृथ्वी के गर्भ में है, पृथ्वी के अंदर में है, और वहां से हम लोग उसको माइनिंग करके ड्रिल करके उसको निकाल लेते हैं। मतलब बिल्कुल जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल, और उसको निकालने में जो हमारी एक्टिविटी है, उसके लिए जो एक्टिविटी है वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी होगी। ठीक है। अब आता है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है प्रोसेस इन प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब अब यहाँ पे जो है प्रक्रिया यानी प्रोसेस की बात किया जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज में प्रोसेस होता है, जिसमें कि उसमें कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रोसेसिंग करते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो प्रोडक्ट आता है, कहाँ से आता है? ये प्राइमरी प्रोडक्ट से। मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे हो गया धान। अब धान से ही हम लोग या गेहूं से हम लोग उसको प्रोसेस करके हम लोग उसके लिए रोटी बनाए या फिर उसके लिए बेकरी बनाए। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो प्राइमरी एक्टिविटी से ही सेकेंडरी एक्टिविटी का डिसीजन होता है। तो प्राइमरी एक्टिविटी में ही हम लोग प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, उसको अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये सब जैसे हम लोग माइनिंग हो गया, हम लोग कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल निकाले हम लोग पृथ्वी से, आयरन का, फिर उसके बाद उसमें मिक्स किए, उसके बाद में हम लोग उसको स्टील बनाए। तो ये सारी जो एक्टिविटी हो गई, ये आ गई सेकेंडरी एक्टिविटीज में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए है वीविंग ऑफ क्लॉथ्स। अब कपड़ा कपड़ा पृथ्वी से डायरेक्ट तो हम लोग को नहीं मिलता है। दरअसल कपड़ा के लिए पृथ्वी से हम लोग को कुछ उसके धागे मिलते हैं, उसके सोर्स मिलते हैं, उसके बाद हम लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। या फिर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में एक और देख लें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील तो मार्केट में है नहीं, स्टील तो डायरेक्ट कच्चा मटेरियल मिलता नहीं है। वो पृथ्वी के अंदर से हम लोग आयरन के और भी उसके जो संबंधित जो मेटल्स हैं, मटेरियल्स हैं, उन सबको हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं, और उसके बाद में एक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ले जाते हैं, जहाँ पर इस सबको मिक्स करके हम लोग कुछ नया प्रोडक्ट वगैरह का निर्माण करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज को कहा गया है सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब आता है तीसरा टर्सरी एक्टिविटी। टर्सरी एक्टिविटी का मतलब हो गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज के लिए जो सर्विस प्रोवाइड होता है। मतलब अब यहाँ पे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो अब इसको तो बेचना होगा हमको ना। तो अब बेचने के लिए जो हमारा जो एक्टिविटी है वो हो गया टर्सरी। मतलब पहला में पृथ्वी से डायरेक्ट मटेरियल यानी प्राइमरी एक्टिविटी जिसको कहते हैं, जो कि पृथ्वी से डायरेक्ट वो मटेरियल हमको मिल जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे कि खेती करना, मछली पालन या माइनिंग, ये तीनों आ जाता है प्राइमरी एक्टिविटीज में। सेकेंडरी एक्टिविटीज में हम लोग प्रोसेस करते हैं, जिसको कि प्रोसेस करने के बाद में प्रक्रिया में डाल के हम लोग प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उससे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हो गया सेकेंडरी एक्टिविटीज। और टर्सरी एक्टिविटीज हो गया कि उन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग अब ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जैसे ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया, ना तो ये पहला से प्रोडक्ट बना रहा है, ना तो इसको डायरेक्ट कच्चा मटेरियल मिल रहा है, और ना ही ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, बल्कि ये इसका काम है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, मतलब ये सर्विस कर रहा है। तो जो सर्विस एक्टिविटीज होती है, उसी को हम लोग कहते हैं टर्सरी एक्टिविटी। जैसे बैंकिंग सर्विस, एडवर्टाइजिंग सर्विस है, तो जो सर्विसिंग एक्टिविटी हो गए, ये सब होते हैं टर्सरी एक्टिविटीज में। तो हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात कर लिए। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। खेती के कितने प्रकार होते हैं? फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वेरियस कंडीशन, जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ लैंड,
अब खेती बाड़ी तो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, पृथ्वी का मतलब उस भूमि का कैसा है, वहाँ पे लेबर सोर्स कैसा है, वहाँ पे कौन कौन से टूल्स यूज किया जाता है, मतलब मशीनीकरण कितना हुआ है और कितना हाई लेवल का वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। ये सब जो फैक्टर्स है, ये सबसे कृषि प्रभावित होती है, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। तो इस दिज फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स, उसमें से दो मेन फैक्टर्स है, उसमें आ जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, दो तरह के फार्मिंग को कैटेगराइज किया गया है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। तो फार्मिंग तो हम लोग समझ गए, फार्मिंग मतलब हो गया कि फार्मिंग वेरी करते रहता है, किसी चीज को उपजाना या उगाना हो गया, ये हमारा हो गया फार्मिंग। और ये जो है अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन, अलग अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कहीं पे ज़्यादा लेबर, आसान लेबर, चीप लेबर है, तो वहाँ पे आपको आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, ज़्यादा वहाँ पे फार्मिंग हो सकता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, या फिर जहाँ पे मशीनीकरण हो गई है, नया नया टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, तो वहाँ पे ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ पे फार्मिंग को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। पहला हो गया सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या हो गया? इन दिस काइंड ऑफ फार्मिंग, कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड बाय फार्मर्स टू फिलफिल द नीड्स ऑफ देयर ओन फैमिलीज। मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब हो गया कि फार्मर्स यानी किसान उतना ही उपजाते हैं जिससे कि जो फार्मर्स का जो नीड है, और फार्मर्स और उसके फैमिली का, वो पूरा हो जाता है। जैसे कि धान उपजाया, उतना ही उपजाया जो उसके फैमिली, माने उसके जो बीवी बच्चे, जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं, उन सभी के लिए वो धान उपजा लिया, अनाज उपजा लिया, ताकि सभी परिवार खा सकें। तो मतलब सिर्फ खाने भर ही उपजाता है कोई भी किसान, तो उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ज़्यादातर फैमिली जो है इंडिया में, खासकर जिनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, छोटा लैंड है, वैसा ज़्यादा इंडिया में ज़्यादा है, तो ऐसे फार्मर्स जो हैं ज़्यादातर अपने फैमिली को ही फुलफिल करते हैं, और उसी के मकसद से ही उन लोग अपना एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन करते हैं। अगर उसमें से बचा तब वो बेच देते हैं, वो भी अपने ही पर्सनल नीड के लिए। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है, उसको हम लोग दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हो गया इंटेंसिव फार्मिंग, और दूसरा हो गया प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो समझ गए, जो किसान अपने ही लिए उपजाता है। अब उसमें से भी दो कैटेगरी में हो गया, एक हो गया इंटेंसिव, मतलब ज़्यादा, मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, और दूसरा हो गया प्राइमेटिव, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने समय से चलते आ रहा है, जो पुराने कल्चर में जो किए किए जाते थे, वो अभी भी हो रहा है। तो इंटेंसिव में अगर देखें, तो इन दिस काइंड ऑफ फार्मिंग कल्टीवेशन इज कैरी आउट ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड। ठीक है, छोटे से लैंड पे किया जाता है। छोटे से लैंड का मतलब कि जिसमें हम लोग फसल, जितना हम लोग खेत देखते हैं वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब 100 बीघा या 100 एकड़ जमीन में है। मतलब छोटा स्पेस, जैसे 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा जमीन, ये सब इसको माना जाता है वैसे ही, कि चलो छोटा है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड है। उसमें क्या कहते हैं कि हम लोग सिंपल हल का इस्तेमाल करते हैं। अभी थोड़ा सा मैकेनाइजेशन हुआ है, मशीनीकरण हुआ है, तो हम लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें एक्सटेंसिव लेबर लगता है। मतलब सिंपल टूल्स और एक्सटेंसिव लेबर, ज़्यादा उसमें मजदूर की जरूरत पड़ती है। और वो जो है ऐसा फार्मिंग हो रहा है जो कि अपने घर के लिए, अपने मने फैमिली को नीड्स को फुलफिल करने के लिए हो रहा है। इस तरह के फार्मिंग को कहा जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है, मोर देन वन क्रॉप हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट और फर्टाइल सॉइल, तो ये सब है, इसकी वजह से वहां पे हम लोग एक से ज्यादा भी उगा सकते हैं। जैसे चावल उगाए, राइस उगाए, उसके साथ साथ जो कि मेन क्रॉप मान के चलिए, उसके अलावा है व्हीट, मेज, ऑयल सीड, पल्स, ये सब भी हम लोग उसके साथ साथ उगा सकते हैं। साथ साथ का मतलब एक ही साथ नहीं, मतलब उसी फार्मलैंड पे, उसी भूमि पे हम लोग उगा सकते हैं। तो इस तरह का जो फार्मिंग हो गया, वो हो गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा हो गया प्राइमेटिव। प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब हो गया कि जैसे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, जिसमें स्लैश एंड बर्न कहते हैं। स्लैश एंड बर्न मतलब कि यहाँ पे जंगल था, इसको हम लोग जला दिए, काट दिए, जला दिए, और यहाँ पे एक खेत बना दिए, यहाँ पर उपज किए हम लोग अनाज। इसमें हम लोग कुछ भी दिमाग नहीं लगाए, बस सीड्स वगैरह जो बीज है इसमें छिड़ दिए, यहाँ पे उपज गया। उसके बाद धीरे धीरे इसका फर्टिलिटी, इसका जब घटने लगा, इसका जब फर्टिलिटी, जो उपजाऊपन इसका कम होने लगा, तो हमने इसको छोड़ दिए। फिर चले गए दूसरा जगह पे, वहां पे पेड़ पौधे काटे, फिर वहां पे गए, और जैसे हम लोग दूसरा जगह पे गए, तब तक यहाँ पे पेड़ पौधे उगने लगे, और पेड़ पौधे उग के फिर से जंगल का निर्माण हो गया। तो फिर इस तरह से ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आज यहाँ कल वहाँ, इस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। ये हमारा प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया, जहाँ पर कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ हमारे पास है नहीं,
और ना ही हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं, सिर्फ हम लोग सीड्स को बोते हैं और काटते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर नोमेडिक हर्डिंग, ये दोनों कहा जाता है। तो ये हो गया प्राइमेटिक सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, इसी में हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग को, उसका एक दिखलाया गया है फोटो कि सब्सिस्टेंस या फिर ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होता है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही हम लोग दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दिए थे, एक इंटेंसिव एक प्राइमेटिव। इसी में एक टर्म आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसके बारे में अभी हम आपको जस्ट बतलाए हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इन दिस काइंड ऑफ कल्टीवेशन ए पैच ऑफ फॉरेस्टेड, जो जंगल वाला जो एरिया है, लैंड है, उसको हम लोग क्लियर करते हैं, उसके पेड़ पौधे को काटते हैं, फिर उसको ट्रीज को जलाते हैं, और उसके बाद में उसका जो ऐश जो राख बचता है वो हम लोग मिट्टी के साथ मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका उपजाऊ जो है मिट्टी का बढ़ जाता है। 2 से 3 साल के बाद में वो सॉइल जो है अपना फर्टिलिटी लूज कर देता है, जिसकी वजह से फिर उस लैंड को छोड़ देते हैं, और उसके बाद में हम लोग नया पैच ऑफ लैंड जो हम लोग खोजते हैं, जहाँ पर कि हम लोग फिर वहाँ पे पेड़ पौधे काटते हैं और उसके बाद में उसको जलाते हैं। जलाने के बाद में उसके जो राख है उसको मिट्टी में मिलाते हैं, जिसकी वजह से फिर फर्टिलिटी आती है। तो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मेज, पोटैटो, याम, कसावा, ये सब जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के दौरान उगाया जाता है कि एक जगह उग जाए फिर उसके बाद आगे चले गए। हालांकि अब इसका बहुत सारा चेंज हो गया है मोड, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। इट इज प्रैक्टिस्ड इन द फॉरेस्टेड रीजन, जंगल वाले क्षेत्र में होता है, जैसे कि अमेजन बेसिक हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इस तरह का पाया जाता है। इस तरह के एक्टिविटी यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया जाता है। देखिए, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का एक सिंपल आप फोटो देख सकते हैं कि कैसे पेड़ पौधे को काटा है, उसके बाद में उसको जला रहा है। वो जलाने के बाद में इसका जो राख बचेगा, शेष बचेगा, उसको उस मिट्टी में मिला देगा, और उसके बाद जब जैसे ही बारिश होती है तो पूरी तरह से मिल जाती है, और फिर उसका जो है उस सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। दूसरा हम लोग देखें नोमेडिक हर्डिंग, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमेटिव वाला हम लोग बात किए थे। नोमेडिक हर्डिंग में हो गया कि नोमेडिक हर्ट्समैन, इसको हम लोग कह सकते हैं घुमंतु भौटिया लोग जो होते हैं, जो घुमंतु होते हैं, आज एक जगह है कल वो दूसरी जगह चले जाते हैं अपने चारा की खोज में, जनरली जानवर की चारा की खोज में। तो उस वो जो जिस प्रकार की खेती करते हैं उसी को नोमेडिक हर्डिंग कहा गया। तो नोमेडिक हर्ट्समैन जो है वो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, किसके साथ? एनिमल्स के साथ। क्यों? अपने चारा और पानी की तलाश में। ठीक है, ये हर्ट्समैन ट्रेवल करते हैं, एक ऐसे ट्रेवल रूट इनका होता है कि एक जिस रास्ता से उन लोग को पता होता है किस रास्ता से जाना सही है, तो एक रास्ता वो डिफाइन करते हैं, जो कि अलग अलग जो प्लेस है जहाँ पर उनको लगता है कि अलग अलग उसका फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, कि जहाँ पर वो सरवाइव कर सकते हैं, जहाँ पर उनके जो ज़रूरत का चीज़ है वो मिल सकता है उनके और उनको जानवरों को खाने के लिए पीने के लिए, वैसे जगह पे उन लोग शिफ्ट करते हैं। सीप, कैमल, याक, गोट, ये सब जो है जनरली ये सब सारे लोग पालते हैं। जैसे कि भेड़ का आप देखते होंगे झुंड होता है, वो एक जंगल से दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ पर कुछ देर रुकते हैं, वहाँ पर उन लोग को पानी के लिए पानी की व्यवस्था होता है, रहने के लिए व्यवस्था हो जाता है, खाने पीने की व्यवस्था हो जाता है, तो वहाँ पर स्टे कर जाते हैं, फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद फिर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। तो ये सब ज़्यादातर जो भेड़ पालते हैं, ऊँट पालते हैं, याक पालते हैं, गोट पालते हैं, ये सब पालन करने वाले हैं, जिनसे क्या मीट मिलता है, ऊल मिलता है, हाइट्स मिलता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलता है। अब यहाँ पे दूसरा जो टाइप ऑफ फार्मिंग हम लोग बात किए थे वो था कॉमर्शियल फार्मिंग। हम लोग इसके पहले जो फार्मिंग किए थे दो तरह के बात किए थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा हम लोग बात किए थे कॉमर्शियल फार्मिंग। आपको यहाँ पे देखे होंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के सारे पहलू को हम लोग देख लिए। सब्सिस्टेंस को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए, एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और एक प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस। प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस में शिफ्टिंग कल्टीवेशन आ गया और नोमेडिक हर्डिंग आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब हो गया कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ पे क्रॉप्स जो है वो लार्ज स्टेट, बहुत बड़े एक फील्ड पे या बहुत बड़े कॉमर्शियल फार्मिंग किया जाता है। मतलब कॉमर्शियल का मतलब उस फसल को ऐसे उगाया जाता है जिसका मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो, जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके, फायदा हो सके। और इसके लिए क्या है, बिकॉज द लैंड इज लार्ज, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज लिमिटेड, मोस्ट वर्क इज डन बाय द हेल्प ऑफ मशीन। अब कॉमर्शियल के लिए स्वाभाविक है, जो ये सब पूंजीपति जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा संपत्ति है, ज़्यादा बड़ा प्लॉट है, वही लोग कॉमर्शियल फार्मिंग करेंगे। तो उनके लिए वो इस सब में ज़्यादातर मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में हम लोग इसको कॉमर्शियल जो फार्मिंग हो गया, इसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लोग तीन कैटेगरी में कर सकते हैं। एक हो गया कॉमर्शियल ग्रेन, दूसरा हो गया मिक्स्ड फार्मिंग, और तीसरा हो गया प्लांटेशन।
अब कॉमर्शियल गेन फार्मिंग का हो गया कि इसमें किसान क्या करता है कि क्रॉप्स जो है कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करता है। तो स्वाभाविक हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग में ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग वैसे फसल को उपजाने की बात करें जिसका कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा अच्छा हो, जिसको कि हम लोग अपने लिए नहीं यूज करें बल्कि हम लोग इससे पैसा कमाने के लिए, यानी इससे हम लोग अपना आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा कॉमर्शियल हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे प्रोडक्ट को हम लोग लोकल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग बेचते हैं। एग्जाम्पल, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सब मेन क्रॉप हो गया जो कि कमर्शियल ग्रेन में भी आ जाता है। कमर्शियल ग्रेन हो गया, कमर्शियल क्रॉप नहीं, कमर्शियल ग्रेन हो गया। ये जनरली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में पाया जाता है, वहाँ पे इसका ज़्यादा उत्पादन करते हैं और उसके बाद में इसको जो है ज़्यादा स्केल पर होता है। अब ज़्यादा स्केल पर होता है तो इसको उतना तो खा नहीं सकता, तो उसको कमर्शियली रूप से उपजाता है। ज़्यादा उपज होगा तो ज़्यादा हमारे पास इनकम आएगा। तो बिकॉज ऑफ सीवियर विंटर्स मोस्ट क्रॉप्स इज ग्रोन इन फील्ड्स, तो वही चीज़ है कमर्शियल गेन फार्मिंग। दूसरा हो गया मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं कि ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फोडर क्रॉप्स, मतलब इसमें हम लोग फसल उगाते हैं, उसके साथ साथ हम लोग चारा वाला भी फसल उगाते हैं, और एनिमल्स साथ, ये सारे चीज जो है ना एक साथ हम लोग पालन करते हैं। मतलब मिक्स्ड फार्मिंग में हो गया कि फसल को उगाते हैं, उसके साथ चारा भी उगाते हैं, और चारा उगाएंगे तो वहाँ पे एनिमल्स को भी हम लोग साथ में पालते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होगी उसको हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज मेनली कैरिड आउट इन यूरोप, ईस्टर्न अमेरिका, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पर मिक्स्ड फार्मिंग का प्रचलन है। तीसरा जो सेक्शन आता है कॉमर्शियल फार्मिंग में वो आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या होता है, इन इन प्लांटेशन फार्मिंग सिंगल क्रॉप ऑफ टी, जैसे हम लोग चाय उगाए, गन्ना उगाए, कॉफी उगाए, रबर, कॉटन या फिर केला, ये सब जो है बहुत बड़े फील्ड पे हम लोग कॉमर्शियल पर्पज से इसको, पेड़ों को हम लोग उगाए, तो सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी है। मैंने इसमें हम लोग अगर चाय उगाए तो सिर्फ पूरा चाय का बागान लगा दिए, तो ये हमारा प्लांटेशन हो गया। प्लांटेशन हमारा किस तरह का होगा, कॉमर्शियल हो गया। इसमें जो है लार्ज लेबर फोर्स लगता है और इसमें ज़्यादा पूंजी भी लगता है, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादातर मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट भी चाहिए कि अगर वो प्रोडक्ट आता है तो वो प्रोडक्ट का वहीं पर तो खपत होगा नहीं, इसको दूर दूर हमको सप्लाई करना होगा, तो उस एरिया में ट्रांसपोर्ट रूट डेवलप होता है, जो कि इस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग फैक्ट्रीज में, और फैक्ट्रीज में इसको प्रोसेसिंग होता है, साफ सुथरा होता है, इसको रिफाइन होता है, उसके बाद में उसको पैकेजिंग करके फिर अलग अलग जगहों पे इसको भेज दिया जाता है, और इससे उसके बदले में उन किसानों को जो इसको उपजाए थे उसको पैसा मिलता है, अर्न होता है। तो इस तरह से इस कॉमर्शियल क्रॉप हो गया, कॉमर्शियल फसल हो गया। ये हम लोग फार्मिंग की बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में। मेजर क्रॉप मतलब ऐसे क्रॉप की बात किया जा रहा है जो कि ज़्यादातर उपजाया जाता है, ज़्यादातर हम लोग उसको देखते हैं। तो व्हीट, राइस, जूट, कॉफ़ी, कॉटन, मेज, ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको उपजाया जाता है। सबसे पहला हम लोग राइस को ही देखते हैं। तो राइस जो है मेजर फूड क्रॉप है जो कि स्टेपल डाइट में आता है, जिसकी वजह से मतलब जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज के जो लोग हैं ज़्यादातर चावल का इस्तेमाल करते हैं। राइस ग्रीव्स वेल एंड क्ले सॉइल, तो ठीक है, इस तरह का जलोढ़ मिट्टी होता है उस पर इसको उपज होता है, जो कि मॉइस्चर रह सके, जिसको कि हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी चाहिए, और इसको ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। तो वैसे जगह में ये राइस का उत्पादन होता है। चाइना जो है अभी लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस चाइना करता है वर्ल्ड में। इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, ये सब भी मेजर प्रोड्यूसर है राइस के। तो राइस की आप फार्मिंग आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल अच्छा खासा चाहिए, दोनों चाहिए। दूसरा हम लोग फसल में देखें तो आता है व्हीट, गेहूं। गेहूं में देखें तो व्हीट हमको क्या जरूरत पड़ता है, तो इसके लिए रेनफॉल चाहिए, लेकिन रेनफॉल इसको चाहिए ग्रोइंग सीजन में। सनशाइन भी चाहिए, जिस समय उसको फसल काटा जाता है उस समय इसको गर्मी चाहिए, मतलब धूप चाहिए, तब जाके ये फसल पकता है। तो मतलब इसको उपजाते समय जिसमें इसको उपजाया जाता है, ये रबी क्रॉप में आता है, हम लोग आगे भी डिफाइन करेंगे, इसको समझेंगे। तो दरअसल ये जब इसको उपजाया जाता है उस समय इसको अच्छा खासा इसको पानी चाहिए, लेकिन जब फसल काटा जाता है उस समय अच्छा खासा इसको सनशाइन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, जिस जो कि गर्मी के समय जनरली काटा जाता है। इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर इसको चाहिए। और ये यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन सब देशों में ज़्यादातर उपजाया जाता है। बात करते हैं मिलेट्स का। तो मिलेट्स जो है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं भी रहेगा, तो सैंडी सॉइल होता है, जो बलुई मिट्टी होता है, वहाँ पर ही उपजता है।
इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और इसको ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, बारिश ज़्यादा चाहिए। तो ये जो है कोर्स क्रॉप में आता है, जैसे कि बाजरा, रागी, ज्वार, ये सब आ जाता है मिलेट्स में। और ये सारे ग्रोप क्रॉप्स जो है चाइना, इंडिया, नाइजीरिया और नाइजर जैसे देशों में उपजाया जाता है। अगला क्रॉप जो है वो है मेज। मेज जो है एक मेजर फोडर क्रॉप भी है, इसको चारा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है मक्का का। और इसके लिए चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल और सनशाइन चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए। ये मतलब ऐसे मिट्टी में होता है जहाँ पर कि सिंचाई किया जा सकता है, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होता है, उसी में ये उपजता है। इसमें मेनली ये जो उपजाता है कौन आता है, ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका, चाइना, रूस, इंडिया और मेक्सिको। इन सब जगहों पे मक्का का उत्पादन ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा ऐसे मक्का का उत्पादन देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही होता है। एग्रीकल्चर में और भी हम लोग अगला सेक्शन देखते हैं, वो है कॉटन। दूसरा क्रॉप की बात कर रहे हैं तो कॉटन जो है कॉमर्शियल क्रॉप में एक तरह से आ जाता है। इसके लिए लाइट रेनफॉल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और 210 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए। मतलब उसमें ऐसा रहे कि उसमें पाला नहीं पड़े और उस समय ब्राइट सनलाइट रही, सूर्य की रोशनी चमकदार रहे। ये जनरली जो उपज होता है एलुवियल सॉइल में, जलोढ़ मिट्टी में, और ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी में। ये दो प्रकार की मिट्टी में ही कॉटन का, या कॉटन जिसको हम लोग कहते हैं कपास, इसका इस्तेमाल होता है, इसका उत्पादन होता है। मेजर प्रोड्यूसर जो है कौन कौन है, चाइना है, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील और इजिप्ट। ये सारे मेजर प्रोड्यूसर हैं कॉटन के। नेक्स्ट हम लोग क्रॉप में देखें तो वो आ जाता है जूट। जूट जो है इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, जिसको हम लोग करते हैं हिंदी में पटसन भी कहते हैं, कहीं पटवा, कहीं कुछ कुछ ना अलग अलग नाम से ही बोला जाता है। तो जूट हम लोग बात करें तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। कई बार आपको एग्जाम में ही पूछा गया है कि गोल्डन फाइबर कौन से फसल को, कौन से क्रॉप को कहा जाता है। इसके लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हेवी रेनफॉल चाहिए और मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए। ये सारे जो फसल है, यानी जो जूट है, वो ट्रॉपिकल क्षेत्र में उपजता है। इसके लिए अलुवियल सॉइल जो है, जलोढ़ मिट्टी सबसे बेस्ट माना जाता है ग्रोथ के लिए। इंडिया और बांग्लादेश ये जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट में इंडिया और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्रॉप में देखे हुए है कॉफी। कॉफी जो है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, इसके लिए लोमी सॉइल चाहिए और वेट क्लाइमेट चाहिए। तो इन सब क्षेत्र में इसको उपजाया जाता है। जैसे कि हिल स्लोप हो गया, जो पहाड़ का जो ढलान हो गया, घाटी का ढलान होता है, ये सब मोस्ट सुटेबल एरिया माना जाता है ग्रोथ के लिए। किसका, कॉफी के लिए। ब्राजील जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी के लिए, हम लोग जानते हैं ब्राजील कॉफी के लिए लीडिंग प्रोड्यूसर है। इंडिया और कोलंबिया जो है इस सेकंड और थर्ड जगह पे आता है। इंडिया यानी सेकंड पे आता है इंडिया, और थर्ड पे आता है ये हमारा कोलंबिया, कॉफी प्रोडक्शन के मामले में। कॉफी प्रोडक्शन को आप इस नीचे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है टी। यहाँ पे दरअसल टी प्लांटेशन है, कॉफी का नहीं है, ये टी है, चाय बागान है, जिसमें कि प्लांट्स को यहाँ पर उसका जो पत्तियां होती है उसको पिक किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है और उसको फिर उसको सुखाया जाता है और फिर और भी उसके प्रक्रिया को जो है प्रोसेसिंग किया जाता है। हम लोग टी की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं चाय। चाय तो हमारा ये रेगुलर रूटीन में आता है, तो चाय तो ज़्यादातर लोग जो है इंडियन लोग पीते हैं। तो चाय के लिए चाहिए कूल क्लाइमेट, कूल क्लाइमेट कंडीशन, मतलब कि ठंडा प्रदेश चाहिए, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, मतलब सभी जगह इसके क्षेत्र में जो भी है वहां पर एक समान बारिश हो। ठीक है। ओवर द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लिप्स। तो टेंडर लिप्स को मतलब इसके जो टेंडर लिप्स होते हैं, जो पत्तियां होती है, उसको ग्रोथ करने के लिए जरूरी होता है कि साल भर, हल्का फुल्का ही सही लेकिन साल भर पूरे एरिया में रेनफॉल होती रहे। इट ग्रोज वेल ऑन ड्रेन्ड लोमी सॉइल। ठीक है। वेल एंड ड्रेन्ड मतलब जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है, और लोमी सॉइल होता है उसमें ही उपजता है। और जिस पे ढलान हो, ज़्यादा देर इस पे पानी जमे नहीं, क्योंकि हम लोग इसके पहले ही बात किए हैं कि ये बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक जैसा पूरा जो है, मतलब बारिश हो, हल्का हल्का ही हो लेकिन पूरा सब दिन लगभग एक जैसा मौसम हो। तो उसमें है कि यहाँ पे पानी जो है टिके नहीं, इसकी वजह से स्लोप वाला एरिया में इसको उपजाया जाता है। यहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब इसमें ज़्यादातर जो है, जब चूंकि पत्ती तोड़ना है तो मशीन से तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ पर इंसानों को, यानी यहाँ पर लेबर कॉस्ट जो है ज़्यादा पड़ जाता है, यानी ज़्यादा यहाँ पर लेबर बेस्ड इंडस्ट्री हो गया, और इसके लिए ह्यूमन पावर चाहिए, और खासकर उस समय जिस समय इसको पत्ती को तोड़ा जाता है। हम लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा प्रयास करना जिसकी वजह से
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसमें एक स्पीड है जो कि समय के साथ साथ उसमें जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उसके साथ साथ एग्रीकल्चर का भी ग्रोथ हो, इसी को कहा गया है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, ठीक है, इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन किस लिए, कीपिंग इन पेस, उसके साथ साथ जिस तरह से ग्रोइंग पॉपुलेशन है, यानी अगर पॉपुलेशन है और इधर हो गया हमारा एग्रीकल्चर, तो हमारा पॉपुलेशन स्वाभाविक है बढ़ रहा है, तो भाई स्वाभाविक है पॉपुलेशन बढ़ रहा है मतलब अनाज खाने वालों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा अनाज का उत्पादन भी तो बढ़ना चाहिए, तभी तो सरवाइव कर पाएंगे सभी लोग, नहीं तो अफरा तफरी मच जाएगा। तो इसी को बात किया जा रहा है, यही हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया। मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब है कि प्रोडक्शन ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ साथ किया जाए, ठीक है। और इसके लिए क्या है, इंश्योर फूड सिक्योरिटी, तभी तो फूड सिक्योरिटी रहेगा कि चलो भाई सबको लिए खाना मिलेगा, खाद्य सुरक्षा। अब यहाँ पे है कि फूड प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए जो इसमें यूज किया गया है, तो मेथड जो यूज किया गया, मेथड्स टू अचीव फूड प्रोडक्शन, ठीक है। पहला देखिए, यूज मॉडर्न मशीन्स एंड टूल्स, ठीक है। दूसरा है इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड, मैंने एक ही खेत में आप दो तीन तरह के फसल उगाए। तीसरा है हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, मतलब HYV जिसको हम लोग कहते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी, तो मतलब वैसे हम लोग बीज का उत्पादन, वैसे हम लोग बीज लाएं जो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी दे सके, तो ये कर सकते हैं। चौथा हो गया कि सिंचाई मेथड को हमको सुधारना होगा, इम्प्रूव मेथड ऑफ इरिगेशन। पांचवा हो गया हमको फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी, तभी ज़्यादा फसल उस पर उगा पाएंगे। और जो छठा हो गया वो है इंक्रीज द नेट क्रॉप एरिया। अभी मान लीजिए कि इस इतना ही एरिया में हमारा क्रॉप्स हो रहे, फसल होते, इस एरिया को हम बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ाएंगे तो भाई पृथ्वी से बाहर तो नहीं जाएगा ना, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे सॉइल है जहाँ पे हम लोग मिट्टी को हम लोग बहुत दिन तक पड़ती छोड़ देते, उस पर कोई उपजाते ही नहीं है, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं और उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फूड सिक्योरिटी के लिए जो है ये सारे फैक्टर्स है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फूड सिक्योरिटी के लिए मेनली, फूड सिक्योरिटी के लिए हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, फूड प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। और फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, यही सारी चीज़ करना होगा। पहला चीज़ मशीन का इस्तेमाल करना होगा, फिर दूसरा हो गया कोई भी आप पहला चीज़ दूसरा चीज़ ले सकते हैं। पहला हो गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हो गया कि फसल को हम लोग एक पहले एक फसल उगाते हैं, अब उसमें दो फसल उगाएंगे, जो नंबर ऑफ क्रॉप्स बढ़ा देंगे। तीसरा है हाई यील्डिंग वेराइटी जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, सीड्स को, बीज को। इरिगेशन मेथड को सुधारेंगे, फर्टिलाइजर्स को सुधारेंगे, और जो क्रॉप एरिया है उसको हम लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे। हम लोग अगर तुलना करें, कंपैरिजन बिटवीन यूएसए फार्मिंग और इंडिया फार्मिंग, इंडिया फार्मिंग और अमेरिकन फार्मिंग में क्या फर्क है। हम लोग इंडियन फार्मिंग की बात करें तो इसका एन एवरेज इंडियन फार्मर्स आर स्मॉल फार्म। हमारे यहाँ देखिएगा सब छोटा छोटा खेत होता है, बहुत सारे छोटे जो फार्मर्स हैं वो 1.5 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर के बीच में ही ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन अमेरिका में देखेंगे तो एवरेज साइज ऑफ यूएस फार्म इसके तुलना में, इंडिया की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इंडियन फार्म की तुलना में। वहाँ पे साइज ऑफ ए फार्म इन यूएस इज एक्चुअली 250 हेक्टेयर्स तक होता है, एक एक किसान को इतना होता है। इंडियन फार्मर्स की बात करें तो इंडियन फार्मर्स जो है गांव में रहते हैं अपने खेत के पास में। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में देखिएगा तो फार्मर्स जो है वो घर में रहते हैं, जो कि उनके खेत के अंदर ही होता है लोकेटेड। ए फार्मर रिसाइड्स इन ए हाउस विच इज लोकेटेड ऑन द फार्म, ठीक है। और फार्मर्स जो है इंडिया में है वो एडवाइस लेते हैं गांव के बड़े बुजुर्ग से, फ्रेंड्स से, या फिर सरकार के एग्रीकल्चर ऑफिसर से उसके फार्मिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो फार्मर्स ऑफ यूएसए टेक एडुकेट साइंटिफिक मेजर्स, यहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है कि प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। इंडियन फार्म में देखेंगे तो इंडियन फार्मर्स हम लोग आज भी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं हल चलाने के लिए। लेकिन अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पर नया मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में मशीन आया है लेकिन अभी उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक आप देखेंगे कि अमेरिका में है। यहाँ पे सीड भी देखिएगा, सीड ड्रिल्स है, मतलब आप छेद जमीन में छेद किए उसमें सीड डाल दिए, तो इस तरह से एक मशीन ही आता है जो उस मशीन में आप डाल देंगे सीड्स को ड्रिल करते हुए चला जाएगा। उसके अलावा हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, ये सब वहाँ पे सारे एग्रीकल्चर में लगभग मिल जाएंगे। इंडियन एग्रीकल्चर में देखेंगे कि डिपेंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन ऑफ मानसून, ये मानसून पे डिपेंड करता है अधिकांश हमारे यहाँ का फसल। मानसून अच्छा आया तो अच्छा होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, तो इस वजह से क्या होता है कि कल्टीवेशन को मतलब समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर देखेंगे अमेरिका में तो फार्मर्स जो है सैटेलाइट को यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको
एक अपने खेत का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अगर आप घर पे भी है तब भी उनको पता चलता है कि मेरा खेत में भी किस तरह का फसल उग रहा है। तो सैटेलाइट के थ्रू अपना फार्म्स पर वो नजर रखते हैं। किसान की बात करें, इंडियन किसान की, तो ही इज पिजेंट विथ हिज फैमिली ऑल्सो परहैप्स इंगेजिंग इन फार्मिंग। मतलब एक तो किसान है जो उपजा ही रहा है, लेकिन अपने साथ साथ पूरे अपने परिवार को अपने साथ इन्वॉल्व करता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के जो फार्मिंग देखेंगे वो एक बिजनेसमैन की तरह होता है कि जो उसमें इन्वॉल्व हो वही इन्वॉल्व है, और बाकी लोग दूसरे दूसरे अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो ये हो गया इंडिया और यूएसए का जो फार्मिंग कल्चर है, उसके बारे में हम लोग डिफरेंसेस के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्शन खत्म हो गया। ये हमारा जो है ब्रेन मैपिंग है कि कैसे कैसे उसी चीज़ को इसमें समझाया गया। तो हम लोग आज एग्रीकल्चर सेक्शन को हम लोग अच्छा से समझे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जरूर इसमें समझ में आया होगा।